आज का जो टॉपिक है वो भाषा नीति है। तो भारत के संघ ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा को लेकर थी। पहली परीक्षा यानी कि राज्यों का गठन था, दूसरी है भाषा नीति को लेकर। अब भाषा नीति की बात की जाए तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मान ले हिंदी या इंग्लिश या कोई भी और भाषा है, तो किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आता है, अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी को राजभाषा माना जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। ठीक है। और सिर्फ 40% यानी लगभग 40% जो जनसंख्या है उनके लिए भारतीयों यानी कि उन भारतीयों के लिए ही यह मातृभाषा है। अतः अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय संविधान में वर्णित है या फिर संविधान में दिए गए हैं। उसमें से एक है कि भारतीय संविधान में अगर हिंदी की बात करें तो उसके अलावा 21 लैंग्वेज और आते हैं जो अनुसूचित भाषा के अंदर आते हैं। हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज और आते हैं जो अनुसूचित भाषा के अंदर आते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय संविधान की अगर ये 8वीं अनुसूची में आता है, जो लैंग्वेज है, जो अनुसूचित भाषा है वो 8वीं अनुसूची में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। उम्मीदवार को ये विकल्प दिया जाता है, ये विकल्प के रूप में होता है। ठीक है। राज्यों की अगर बात की जाए तो उनके पास अपनी राजभाषा है। ठीक है। जैसे गुजरात की बात करें तो वहाँ पर गुजराती, ठीक, कहीं हिंदी, कहीं तमिल, कहीं पंजाबी, ये सारी चीज़ें। तो ये और राज्यों का अपना अधिकांश जो काम है वहाँ की राजभाषा में ही होता है। राजभाषा को अगर हम समझे, जैसे तमिलनाडु में तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, फिर गुजराती हो गया, फिर पंजाबी हो गया, कहीं कहीं हिंदी हो गया। ये सारी राजभाषा है क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ठीक है। तो श्रीलंका के विपरीत देश के नेताओं ने एक सावधानीपूर्वक व्यवहार अपनाया हिंदी को लेकर, क्योंकि अगर श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ पर सिंहली जो भाषी लोग थे श्रीलंका में, उन्होंने अपना दबदबा जमाया था, यानी खुद को बहुसंख्यक बल के रूप में आगे किया और अपने ही भाषा को यानी सिंहली लैंग्वेज को ही प्राथमिकता दी। उसकी वजह से क्या हुआ था, तमिलों को ये लगने लगा था कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ठीक है हम अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर अपने एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी, जिससे देश टूटने के कगार में आ चुका था। पर वही चीज को देखते हुए भारत ने सोचा कि कुछ सावधानी भरा कदम उठाया जाए, यानी हिंदी को हम किसी पे थोपेंगे नहीं, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। क्योंकि श्रीलंका में क्या हुआ था, सिंहली जो लैंग्वेज थी वो यूनिवर्सिटीज में यानी कि कॉलेज वगैरह में, शिक्षा क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। तो उसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिले। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हिंदी के उपयोग को अगर बढ़ावा देना है तो उस टाइम बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। किसने? देश के नेताओं ने। ठीक है। यानी कि भारत के नेताओं ने। संविधान के अनुसार जो कामकाज की बात की जाए उसमें जो अंग्रेजी का उपयोग था वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। परंतु कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ हिंदी का उपयोग होता ही नहीं है। ठीक है। हिंदी का उपयोग होता ही नहीं है, तो उन्होंने क्या मांग की, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे जारी रखा जाए, उसका जो यूज है। ठीक है। उसमें से एक राज्य था तमिलनाडु। ठीक। अब यहाँ पर तमिल बोला जाता है, हिंदी यहाँ बोली नहीं जाती। तो इन्होंने क्या मांग रखी कि अंग्रेजी लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को जारी रखा जाए। ठीक है। अब यहाँ पर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी के साथ साथ यानी कि केंद्र सरकार ने वो वाले जो समस्या हुई थी यानी कि तमिलनाडु में जो मांग हुई थी अंग्रेजी भाषा को लेकर,
उसका समाधान क्या किया कि वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में उपयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। यानी कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो भी काम काज होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होते हैं, ठीक है। तो ये समस्या का समाधान निकला। पर उसमें से बहुत से लोगों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि जो अंग्रेजी भाषी अभिजन है उन्हें लाभ पहुंचेगा। उन्हें ये लगने लगा कि अनेक लोगों का यह मानना था कि इस समाधान से यानी कि दोनों को इक्वल प्राथमिकता मिली थी, ठीक है। दोनों को ही राज्य के कामों में जोड़ा गया, हिंदी को भी इंग्लिश को भी। तो उनको यह लगने लगा था कुछ लोगों को कि इसमें क्या होगा, अंग्रेजी भाषी लोगों को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का भारत सरकार की नीति बनी हुई है, परंतु परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट उन राज्यों पर हिंदी थोप नहीं सकता जहां पर हिंदी का यूज नहीं होता है, जिसमें एक तमिलनाडु भी आता है, ठीक। 1956 में श्रीलंका में कानून बना, जो कि हमने पहले बात कर लिया है इसके बारे में, कि बनाया गया था, जिसके अंतर्गत तमिल यानी कि श्रीलंका की जो आबादी थी उसमें 18% तमिल था। उसमें से दो प्रकार के तमिल थे जिसके बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में कवर किया हुआ है, को अलग करके सिंहली यानी कि 74% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका को एकमात्र राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। और जो सिंहली लैंग्वेज है उसे यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राथमिकता मिली। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल थे, श्रीलंका की जो तमिल 18% पॉपुलेशन थी, उन्हें लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, ठीक है, जिससे एक तरह से श्रीलंका दो टुकड़ों में बढ़ जाता, टूटने के कगार में था, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।